ओके, PHP के लिए एक चीज हमने 2-3 दफा मैंने अपने बाकी लेक्चर्स में भी डिस्कस की है कि वंस यू इंस्टॉल XAMPP, यूजुअली जो इनिशियल ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एरर आता है वो यही एरर नहीं होता बल्कि एक वार्निंग मैसेज टाइप का होता है कि ये XAMPP को सी ड्राइव या स्पेसिफिकली प्रोग्राम फाइल्स वाले फोल्डर में इंस्टॉल मत कीजिएगा, बिकॉज आपने कंटिन्यूसली सी प्रोग्राम फाइल्स में फाइल्स राइट करनी है, XAMPP के अंदर फाइल्स राइट करनी है। तो बाय डिफॉल्ट विंडोज 10 की सिक्योरिटी सेटिंग्स में आता है कि वो प्रोग्राम फाइल्स के साथ टेम्पर ना किया जाए ताकि वायरस और इस चीजों से बचा जाए, सिस्टम्स आपके करप्ट ना हो। ठीक है, तो विंडोज 10 में एक यूजर एक्सेस कंट्रोल यूएसी कहलाता है सिस्टम, वो बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, जिसकी वजह से जब आप इसकी किसी फाइल को चेंज करने जाएंगे ना तो आपसे मैसेज पूछता है या एक एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स पूछ रहा होता है। वो इस वजह से XAMPP कहता है कि भाई मेरी वो मैसेज होता है कि डू नॉट इंस्टॉल इट इन प्रोग्राम फाइल्स, अदरवाइज जो है वो XAMPP आपका नहीं चलेगा। तो या तो सी ड्राइव में करो या किसी और ड्राइव में रख दो ताकि आपको बार बार फाइल्स को अपडेट करने में, चेंज करने में प्रॉब्लम ना आए। वो एरर सिर्फ एक वार्निंग टाइप होता है, उसको ओके करें। डिफॉल्ट में भी उसका पाथ सी ड्राइव उठाता है, वो प्रोग्राम फाइल्स नहीं करता। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि प्रोग्राम फाइल्स में हर चीज इंस्टॉल करते हैं, तो वो उस वजह से एक एरर आता है। ठीक है, if you install it, as I said, प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, लेकिन समटाइम्स पीपल माइट गेट दैट एरर। अदरवाइज उसका प्रोसेस बहुत सिंपल सा, मैंने अभी जैसे किया तो मेरे पास नहीं आया। बहरहाल ये समटाइम्स ये होता है कि हम अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर दें। फिर जिस फोल्डर में आप इंस्टॉल करोगे उसमें htdocs फोल्डर है, यहाँ पे अपनी सारी फाइल्स रखनी है। दूसरी चीज, ओके, XAMPP फोल्डर जहां पे इंस्टॉल्ड होगा बेसिकली वो आपका सर्वर बन जाता है। तो आपने फाइल्स एक्चुअली सर्वर के ऊपर अपलोड करनी है, तभी आपका सिस्टम की वो PHP फाइल्स रन करेंगे। सर्वर में हम htdocs के अंदर जाके फाइल्स को सेव करते हैं डिफॉल्ट में। बाहर भी कर सकते हैं पर उसके लिए फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ती है। समटाइम्स हम वो भी कर लेते हैं। स्टैंडर्ड यही है कि आप htdocs के अंदर जाके फाइल सेव करो। व्हाट माय रिकमेंडेशन ऑलवेज इज कि मैं इसकी अपनी डिफॉल्ट फाइल्स को टेम्पर नहीं करता, मैं अपना एक फोल्डर बनाता हूँ जो मुझे काम करना, मैं फाइल्स उसके अंदर हम रख रहे होते हैं। अब जब आप फाइल्स रखोगे तो डू इंश्योर के इट इज ऑफ PHP टाइप। ठीक, अक्सर विंडोज सॉफ्टवेयर अगर आप नोटपैड यूज कर रहे हो या सबलाइम जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, इफ यू आर यूजिंग सबलाइम या फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग एनी अदर एडिटर, डू मेक श्योर कि वंस यू क्रिएट फॉर एग्जांपल अ न्यू फाइल, अगर उसमें भले HTML कोड ही क्यों ना हो, जब आप उसको सेव करने जाएं, सेव एज एक फाइल नेम दे दें, फॉर एग्जांपल test.php जरूर लगाएं। ठीक, .php लगाएंगे देन it will convert it into PHP. If you are using brackets, for example if I open brackets, कुछ सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन लगा देते हैं, जैसे ये सबलाइम है तो सबलाइम एक्चुअली कहता है कि आप .php लगाएं, ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं आती। या फिर यहाँ से आप फॉर्मेट क्लिक करके सेव एज में जाके डू मेक श्योर कि यू सेव गिव द फॉर्मेट एज PHP। ठीक है, अगर आप PHP करोगे तो अब वो PHP खुद ही उठा लेगा, अब .php लगाने की जरूरत नहीं। बाय डिफॉल्ट इसमें ऑल फाइल्स होता है, जिसकी वजह से वो आपको फिर एक टेम्परेरी फाइल बना देगा, अननोन टाइप की वो नहीं उठाएगा, तो हमें .php लगानी पड़ जाता है। ठीक है, अगर ऑल फाइल्स है तो .php लगाओ, वरना यहाँ से इजीएस्ट एक मैकेनिज्म है टू इंश्योर कि आप सही कर रहे हो, और हमेशा आके फॉर्मेट .php वाला सेलेक्ट कर दो। तो वो देखो .php उसने खुद ही हटा दिया कि उसका डिफॉल्ट फॉर्मेट PHP आ गया। यही चीज ये सबलाइम में थी। अगर आप ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर भी यही है कि वंस यू सेव द फाइल एज, ठीक है, सेव एज में जाके डू इंश्योर के, अब इसमें भी देखो उसने ऑल फाइल्स किया हुआ है। ओके, तो वंस यू सेलेक्ट योर फोल्डर, आपका जो होगा वो E ड्राइव XAMPP फोल्डर, अगेन जिस ड्राइव में आपने XAMPP इंस्टॉल किया, अगर C है तो C, XAMPP के htdocs में जाके PHP का या तो फोल्डर बना दें या रूट पे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं रूट पे अवॉइड करता हूँ। मेरा होता है कि आपको एक फोल्डर बना दें, तो वो फोल्डर बना के वहां पे आके फाइल नेम दे दें। अगर आप सिर्फ नेम दो के छोड़ दोगे, क्योंकि अगेन सेव एज टाइप ऑल फाइल्स की हुई है, दिस विल अगेन सेव इट एज अ नॉर्मल फाइल, नॉट एज अ PHP, तो वो आपके रीड नहीं कर पाएगा, सिर्फ एरर ही आ रहा है। तो मेक श्योर या तो यहाँ पे .php लगा दें या .html जो आप लगाना चाह रहे हैं, या फिर उसकी फाइल टाइप को मेक श्योर करें कि आप सही से बताएं। अब यहाँ पे हजरत जो है सिर्फ वेब फाइल्स या टेक्स्ट दे रहा है, इसीलिए बेहतर है कि आप .php लगा दो अगर PHP सेव कर रहे हैं। Once we are working with PHP files, so it is recommended to save all your files as .php because it would contain your PHP code. ठीक है, तो it would be behaving like a proper PHP file. तो इसको आप .php लगाना जरूरी है। अगर आप नोटपैड में काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल,
तो उसके अंदर भी जब आप फाइल बना रहे हैं आपकी PHP वाली, ओके, इसको भी जब हम सेव करने जाएंगे, देन अगेन all files that are PHP are required to be saved in your htdocs. कोई भी एक फोल्डर में जाके उसको आप नाम दे दें, test2.php लगा दें। नोटपैड की बाय डिफॉल्ट txt एक्सटेंशन है तो वो इसको .txt कर देगा। सो दैट्स व्हाई वी यूज इन्वर्टेड कोटेशंस। विंडोज 10 में उमूमन जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन विंडोज 10 के भी कुछ वर्जन हैं, अपडेट्स हैं, जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने नोट किया हुआ है। ठीक है, तो हम उसको बी ऑन द सेफ साइड नोटपैड के अंदर इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर हम .php लिखेंगे, आपकी फाइल PHP में सेव हो जाएगी। ओके, बाकी अगर आप इसको अगर मैंने सेव करा दिया तो यहाँ पे अभी PHP सेव हो गई। अगर आप ब्रैकेट्स में है तो .php यहाँ पे लगा दें, विदाउट इन्वर्टेड कोटेशन जरूरत नहीं है, आप सेव करा देंगे तो फाइल अच्छा इसकी test2 हो गया, इसको नाम फॉर एग्जांपल test3 कर देते हैं, .php, तो आपकी वो PHP फाइल सेव हो जाएगी। सिमिलरली सबलाइम में चलेगा तो देखो अब ये तीनों जो थी .php फाइल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबलाइम के अंदर भी आपका एक्सटेंशन आ जाता है सेव एज टाइप, या यहाँ पे भी .php लिख के आप सेव कर देंगे, इट विल सेव दैट फाइल एज PHP। So now if you would check within your htdocs functions में जाके ये all .php files हैं, ठीक है। तो now in order to run these files basically आपको ब्राउजर पे जाके फोल्डर का नेम देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाते हैं, लेट मी हाइड द फ्लोटिंग पैनल। इफ यू जस्ट राइट लोकल होस्ट LOCA, तो आपका और यार LOCLHOST, okay, server is not running, so let's just where is the server? मेरा सर्वर नहीं चला, ठीक। कंट्रोल पैनल को खोल देते हैं, हमारे पास सर्वर आ गया, इसको स्टार्ट कर देते हैं, और once this is green let's start this, ये भी सर SQL, ठीक है। अब इनिशियली हम MySQL यूज नहीं कर रहे तो इसको ऑन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिस हम इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जब दोनों ऑन हो गए तो नाउ योर लोकल होस्ट पे जब आप आ गए तो ऑटोमेटिकली आपका डिफॉल्ट पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हमारे फोल्डर नेम्स था तो मैंने इसको फंक्शंस के फोल्डर में रखा था, इफ आई प्रेस एंटर तो अब वो एरर आना चाहिए, एरर, अच्छा सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक, FUNCTIONS फंक्शंस, वो फंक्शंस का आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ मैंने फंक्शंस लिखा था, फोल्डर का नेम, ठीक है, दिस फोल्डर नेम, तो उसमें डिफॉल्ट index.file थी वो उसने लोड कर दी। अगर आपको टेस्ट रन करनी है तो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कम हियर एंड राइट test.php, तो उस फाइल का नेम हम लिखेंगे तो रन हो जाएगा। सिर्फ टेस्ट लिखने से भी समटाइम्स प्रॉब्लम आ सकता है, उसका ब्राउजर आपकी फाइल नहीं उठाएगा, ठीक है, बिकॉज इट वुड नॉट अंडरस्टैंड कि क्या फाइल है, HTML है, क्या एक्सटेंशन है। So do make sure कि you write PHP here as well, वही वो आपकी फाइल उठाएगा। अब बिकॉज ये मेरे पास सिंपल फाइल है, इसमें अभी हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया हुआ, तो लेट मी जस्ट गिव इट एन इको, और यहाँ पे ECHE इको स्ट्रिंग कंट्रोल S, रिफ्रेश किया तो स्ट्रिंग हमारे पास आउटपुट आ गया। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दैट। सर्वर में एक दफा एक प्रॉब्लम, जी सर पोइ जेके ही तव्हां वटि जीअं सेव थियनि पियूं न सर, मूं वटि ईअं सेव न पियूं थियनि, मूं वटि मतिलबु जीअं बिल्कुलु HTML खे सेव कंदा आहियूं सर तीअं थियूं थियनि, मतिलबु ही सेव न पियूं थियनि जी तव्हां जूं ही सेव थियनि पियूं। बेटा चेक इट्स फाइल टाइप इज PHP, ठीक है। ये जो आइकॉन, क्योंकि बेटा तरीकाकार तो यही है हमारे पास सेव करने का, फाइल को सेव एज करते हैं, उसकी एक्सटेंशन सिर्फ मेक श्योर करते हैं कि अगर आप यहाँ पे कोई है तो उसको .php लगा देते हैं, ठीक। ये जो आइकॉन नजर आ रहा है एक्चुअली उसकी वजह ये कि हम जब इसको आइकॉन पे मत जाना, हो सकता है आपकी फाइल ऑलरेडी PHP हो, इसकी टाइप सिर्फ चेक करो कि वो यहाँ पे PHP फाइल लिखी हुई आ रही है कि नहीं आ रही। सर .php फाइल भी लिखी है, मतलब अचे पई लिखी जी, आइकन चेंज है, ठीक है, लेकिन सर वो रन भी त न पई थिए न सर्वर ते, जॾहिं उनखे करियां पई त उहो नॉट फाउंड। आप उसको htdocs के अंदर सेव किया हुआ है? जी सर जी, तव्हां प्रोसेस ॿुधायो, पूरो प्रोसेस कयो है, htdocs में कयो अथमि, उनमें हिकिड़ो फोल्डर ठाहियो है PHP जे नाले सां, उनमें मूं ये सभु प्रोग्राम सेव कया आहिनि। ठीक, देन अगेन दिस इज द प्रोसेस बेटा, मैंने वही कहा कि मेरे पास तो फिलहाल चल रहा है। Okay, what we can do is कि if after the class maybe you can share your screen and show me the process
तो मैं फिर आपके वो अलग से दिखा के सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे हिसाब से तो ये चीज Okay, यही sir. बेसिक प्रोसेस है ना, ठीक है, तो वी कैन डू दैट लेटर ऑन। ठीक है, सो आफ्टर द क्लास जस्ट हैंग ऑन, मैं फिर आपकी स्क्रीन शेयर करके मैं आपको फिर इंडिविजुअली देख लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। बेसिक इसका प्रोसेस सिंपली हमारे पास यही है कि हम फोल्डर बनाते हैं, जस्ट मेक श्योर कि PHP हो। आइकॉन जो आ रहा है इसलिए कि मैंने ब्रैकेट्स किया हुआ है, और फिर जब आप इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ हम करते हैं ना, वहां पे एक ऑप्शन होता है डिफॉल्ट, सो ऑलवेज यूज दिस ऐप का, वो मैंने ऑन करके ब्रैकेट्स कर दिया था, तो इस वजह से उसकी डिफॉल्ट एक्सटेंशन जो थी वो ब्रैकेट्स में, तो अब आप डबल क्लिक करेंगे तो खुद ही ब्रैकेट्स में खुलेगा, तो आइकॉन उस वजह से आ रहा है, ठीक है। बाकी सेव एज का तरीका यही है कि हम उसको .php करके सेव करते हैं। रन करने का भी यही तरीका है कि वंस यू गो ऑन अ ब्राउजर, मेक श्योर कि आप उसका पूरा पाथ लिखें। अगर वो टेस्ट है तो आपको फाइल नेम पूरी लिखनी पड़ेगी, अगर आप फाइल नेम नहीं लिखोगे तो वो डिफॉल्ट इंडेक्स वाली फाइल उठाएगा जो आपके सिस्टम में अगर आपने रखी है, तो हो सकता है आपने इंडेक्स ना रखी हो, ठीक है। अगर मैं इसको रीनेम कर देते हैं, चलें, लेट मी रीनेम इट, सॉरी, कंट्रोल Z, index2 कर देता हूं मैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आके रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो फाइल नेम नहीं उठा रहा, ठीक है, बिकॉज उसको लग रहा है कि मैं फोल्डर में हूँ, इंडेक्स हो गई, फाइल नेम चेंज हो गई, वो मुझे उसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो अगर मुझे फाइल रन करनी है तो आई विल हैव टू राइट द फाइल नेम .php लगाऊंगा तो मेरे पास फाइल रन करेगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, फोल्डर के अंदर गया, index2.php लगा के रन करूंगा तो वो फाइल रन करेगी, ओके। सिर्फ आप जो बेसिक रिस्ट्रिक्शन हमारे पास रनिंग के आ जाती है, इसके अलावा कोई एरर दूसरा नहीं होना चाहिए, बट लाइक आई सेड, लेट्स ठीक है, ये होना चाहिए। सो लेट मी नो इफ देयर इज एनी अदर थिंग। किसी और ने ट्राई किया, उनके पास प्रॉब्लम आ रहा है, सबके पास ऑल ओके? सर मूड मसलो जो सही थी वो तो बतायो। ठीक है, और बच्चा किसी को प्रॉब्लम आ रहा है? नो सर। बहुत अच्छी बात। एक सर हेलो हेलो, यार फोन करो तो बात भी किया करो। जी बच्चा। सर जेको पोर्ट नंबर हूंदो आहे सर लॉजिकल से हूंदा आहिनि सर। अॻु में 8080 ते मूं वटि सर जेको लोकल होस्ट ते ओरेकल इंस्टॉल थियल हो सर। हाणे माना उन में त टॉमकेट में जॾहिं अचे थो न सर प्रॉब्लम डिटेक्ट ॿुधाए वरी उते एरर आहे हिते। सॉरी सर जी सर अपाची तव्हां स्टार्ट कयो आहे न सर। सर ये मूं वटि ॿिया बि फाइल खुली वेंदा आहिनि। पहिरियों मेन अचे थो, पोइ सर टॉमकेट जॾहिं अचे थो न टॉमकेट जॻह लॻे थो प्रॉब्लम डिटेक्टेड। ठीक, हाँ, तो एक वजह ये कि फॉर एग्जांपल आपने ओरेकल सर्वर किया हुआ है, या इवन समटाइम्स स्काइप भी किया होता है कुछ लोगों ने, तो स्काइप भी 80 पोर्ट पे चलता है, 8080 पे, ठीक है। यूजुअली जब हम पोर्ट पे काम करते हैं तो डिफॉल्ट पोर्ट अपाची जो यूज करते हैं हम 8080 पोर्ट पे काम करते हैं, ओके। अब अगर आपने ओरेकल सर्वर किया हुआ है या कोई और सर्वर अलग से किया हुआ है, या इवन समटाइम्स स्काइप भी होता है, तो स्काइप के साथ भी ये प्रॉब्लम आता है दैट दे आल्सो यूज द सेम पोर्ट, ओके, लाइक 8080। तो वहां पे फिर आपका पोर्ट का कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बन जाते हैं, फिर आपका अपाची सर्वर सही नहीं चलेगा। मोस्टली अगर आपने फर्स्ट टाइम कोई आप दूसरा कोई सर्वर नहीं है, लाइक आई सेड, अगर ग्रीन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ये चीज हमारे पास प्रॉब्लम कर सकती है कि अगर आपने 2-3 सर्वर्स कर दिए या कोई और सर्वर यूज कर रहे हो, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, वी गो इनटू कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है। PHP आई थिंक माई एडमिन था या PHP INI फाइल थी, लेट मी चेक दैट, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाते हैं और यहाँ से फिर हम अपनी PHP का जो पोर्ट है ना अपाची का, वो चेंज कर देते हैं। लेट मी चेक कि मैं PHP में करता था या कहाँ पे इसका, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं पड़ रहा। Apache httpd config my admin httpd config फाइल थी। हाँ ठीक है, ये रहा httpd config फाइल, ठीक है, जो अपाची सर्वर की config फाइल है। तो इसमें देखो उसने पोर्ट 80 पे काम किया हुआ है। तो समटाइम्स इफ यू आर, अगर आपका 80 पोर्ट ऑलरेडी किसी सर्वर में बिजी है और वो पोर्ट उसको सही से नहीं मिल रहा, तो यहाँ से आके फिर हम पोर्ट चेंज कर देते हैं।
82 कर लेते हैं, 86 या 84 या 90 कर लेते हैं, ताकि नाउ इट्स डिफरेंट पोर्ट। ओके, अगेन ये बाकी सबके पास ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। सर्टेन लोगों के पास जो अगर मल्टीपल सर्वर्स पे काम कर रहे हैं उनके पास ये प्रॉब्लम आ सकता है, कभी कभी नहीं भी आता, डिपेंडिंग। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपाची सर्वर बंद किया नहीं चला, या ओरेकल सर्वर नहीं चला रहे हो, उसको प्रॉपरली आपने शट डाउन किया हुआ है, ठीक है, तो फिर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। प्रॉब्लम स्पेसिफिकली तब आती है जब दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हो। स्काइप जैसे मैंने कहा, लेकिन अगर स्काइप मेरे पास भी इंस्टॉल्ड है लेकिन अभी रनिंग स्टेट में नहीं है, तो वो पोर्ट यूज नहीं हो रही, उसकी प्रॉब्लम आपके पास नहीं आनी चाहिए। जस्ट चेक के सिंपली उसका ये होता है कि फिर फॉर एग्जांपल हम कंट्रोल पैनल उसमें टास्क मैनेजर में जाके चेक कर लेते हैं कि अगर ओरेकल में फिलहाल यूज नहीं कर रहा, ओरेकल की कोई सर्विस या बैकग्राउंड सर्विस रनिंग में तो नहीं है, इसको हम शट डाउन कर लेते हैं ताकि जब मैं अपाची पे काम करूं या पीएचपी पे तो मेरा ओरेकल सर्वर पीछे से बंद हो। ठीक है, तो स्टार्टअप में जाके तो हम उसको डिसेबल कर लेते हैं उन पर्टिकुलर सर्विसेज को, बैकग्राउंड में मेरे पास डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। ठीक है, एक तरीका सिंपली ये होता है। या फिर दूसरा तरीका होता है कि आप आके उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेंज करें और उसको दूसरा पोर्ट एड्रेस दे दें। फिर इसमें भी समटाइम्स रिस्क ये होता है कि अब कौन सा पोर्ट देना चाहिए, बिकॉज प्रोबेबली हो सकता है कि वो पोर्ट शायद कोई और सर्विस यूज कर रही हो, क्योंकि बैकएंड पे विंडोज के ऊपर बहुत सारी सर्विसेज रनिंग होती हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी किसी किसी पीसी में मसला आ सकता है। व्हाट वी रेकमेंड इज कि डू नॉट टेम्पर विद द एचटीटीपी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जस्ट चेक कि आपका 80 पोर्ट कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, बाय अंडरस्टैंडिंग के कौन से सर्वर पे हम काम कर रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे ओरेकल भाई ने किया हुआ है, जस्ट मेक श्योर कि ओरेकल शट डाउन हो और वो पोर्ट उस वक्त ओरेकल यूज ना कर रहा हो, उसकी सर्विस टास्क मैनेजर में आके बंद कर लेते हैं और फिर ये सर्विस आपकी प्रॉपर्ली चल रही होती है। ठीक है, जी बच्चा, एनी अदर क्वेश्चन? बाकी किसी को प्रॉब्लम आ रहा है? जबरदस्त लग रहा है तुम्हारी क्लास, सब चीता हो गई है, सब चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छी बात। चलें, अब जो मैंने कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं इस पे आपके पोर्टल के ऊपर, इफ आई गो उसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ और असाइनमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, पीएचपी के टास्क्स की। ठीक है, मैं फाइल बनाई है, आई थिंक फाइल भी बनाई है, और एक मिनट, वर्चुअल क्लास, इफ यू गो इनसाइड वीक 14 नाउ, मैंने इसको इनेबल कर दिया है। वीक 14 के अंदर कुछ चीजें आपको मिलेंगी, समथिंग अबाउट HTML5 जर्नल एक चीज थी, पीएचपी में लूप्स, रीडिंग फॉर्म डेटा, सीवी क्रिएटर। नाउ ये सीवी क्रिएटर एक छोटा सा प्रोजेक्ट है कि हाउ यू क्रिएट योर ओन सीवी या सीवी क्रिएटर यूजिंग पीएचपी कोड। ठीक है, उसको विदाउट डेटाबेस हमने फिलहाल बनाया है, आगे इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा और इसमें एक दो चीजें और हम डेटाबेस भी ऐड करेंगे और थोड़ी सी फंक्शनैलिटी, फॉर्म वैलिडेशन वगैरह कुछ चीजें जो है हम और बढ़ाते जाएंगे। थोड़ा सा इसको टिपिकल आपको शायद लगे, इसकी चीजें मैं एक एक्सप्लेन और कर देता हूँ। डू वॉच दिस लेक्चर एंड देन फिर आई गेस बेटर होगा, हम डिस्कस तभी कर पाएंगे। अगर इसमें प्रॉब्लम हुई तो लेट मी नो। ठीक है, क्योंकि ये 1 घंटे का पूरा लेक्चर है जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं। इसके बाद भी इसके कुछ चीजें हैं जो हम आगे और एग्जांपल्स मैंने भी रिकॉर्ड किए हैं, उनको मैं अपलोड करता रहूंगा तो शायद क्लियर हो जाए। नहीं हुआ इस लेक्चर में अगेन अगर प्रॉब्लम हुई, डू वॉच दिस, लेट मी नो इफ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम, देन आई कैन अरेंज अनदर सेशन, हम इसको फिर दोबारा से बैठ के जो है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या हम कर रहे हैं कि इफ आई कम बैक हियर, आई थिंक मैंने ये वाला फाइल इंडेक्स खोला हुआ था, इफ आई गो बैक इनटू दिस वन, यस, ठीक है, फंक्शंस की जगह पे सीवी क्रिएटर। तो बेसिकली इसमें हमने किया ये था कि एक सिंपल सीवी बनाई है। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट अप टिल नाउ, दोबारा से थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्म बनाया है सीवी क्रिएटर करके, जिसमें बेसिकली यू गिव योर नेम, ठीक, बेसिक जो आपका डेटा है वो हमने इसमें प्रोवाइड किया हुआ है और फॉर्म्स दिया हुआ है। ठीक है, ये फॉर्म का डेटा है, फॉर्म के डेटा को रीड कराया है और फाइनली एक सीवी जनरेट कराई है। लेकिन थोड़ा सा इसको मैंने टिपिकल इसीलिए किए कर दिया, कुछ चीजें मैंने कहा कि चलें जल्दी जल्दी कवर अप होती जाए, तो थोड़ा सा टिपिकल कर दिया। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग वीडियो देखो और फिर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसको दोबारा से डिस्कस करें। इसमें हो बेसिकली ये रहा है कि अब ये जो डेटा है
उसूलन या तो हम एक ही पूरा बहुत बड़ा फॉर्म बनाते हैं, उसमें सारा डेटा एंटर करते हैं और फिर वो सीवी में जनरेट हो जाए। मैंने इसमें क्या किया कि एक फॉर्म बनाया, इसमें डेटा डाला, जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अब दूसरा पेज लोड हुआ। ठीक, अब ये कंप्लीटली दूसरा एक पेज आएगा, इसका नाम था बायोडेटा 1। ओके, इस बायोडेटा 1 को जब आप रीड करोगे तो इसमें फिर दूसरा डेटा आ गया। ठीक है, वो डेटा हमने इसमें फॉर एग्जांपल डाल के जब सबमिट करेंगे फिर तीसरा पेज आ गया। इस पेज के अंदर भी हम कुछ नाम जो है वो एंटर कर देंगे। ठीक है, डेट्स होंगी, फॉर एग्जांपल हमने डेट दे दी। अगेन अब इसमें स्टार्ट एंड डेट हो सकती है, इस तरह से भी। तो एक आइडिया था कि हम फॉर्म्स को थोड़ा यूज करें, फॉर्म्स में डेटा पास करें और आप सबमिट करें। वंस वी डू सबमिट, तो जो डेटा हमने एंटर किया था वो फाइनल एक प्रॉपर सीवी के टेम्पलेट की सूरत में हमारे पास यहाँ पे नजर आ जाएगा। एक टेम्पलेट मैंने डाउनलोड किया, उसको थोड़ा सा एडिट करने बताया कि उसमें हम डायनामिकली कंटेंट कैसे जनरेट करें। अब इसमें हुआ ये कि जो डेटा हमने जनरेट किया है वो एक पेज से दूसरे पेज पे हमने ट्रांसफर किया, फिर वो सारा डेटा दूसरे पेज से तीसरे पेज पे ट्रांसफर किया, फिर वो सारा डेटा तीसरे से फाइनल सीवी पे ट्रांसफर किया। तो ये ट्रांसफर वाला जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल नहीं, अगर एकदम समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया तो हमें फिर दोबारा समय बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये लेक्चर पूरा नहीं करना चाह रहा, मैंने कहा पूरा 1 घंटे का लेक्चर है, तो वो पूरा 1 घंटे का मैं दोबारा देने के मूड में नहीं हूँ। यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम, लेट मी नो, मैं फिर उसको सूरत में दोबारा देना चाह रहा हूँ। लेकिन इसमें अब वही हो रहा है कि डेटा हिडन कुछ फील्ड्स हमने रखी हैं, कुछ हिडन फील्ड्स के थ्रू हमने पीएचपी का डेटा फॉर्म टू फॉर्म ट्रांसफर किया। ओके जी बच्चा। सर जी बच्चा। सर असां जेको फॉर्म ठाहींदा आहियूं सर, उनमें जेका असां डेटा ॾींदा आहियूं, जेका सर असां जनरली फॉर्म्स ईंदा पिया आहिनि, त सर उहा डेटा असां फॉर्म में फिल कंदा आहियूं, पोइ असां सबमिट कंदा आहियूं। ठीकु आहे सर, पोइ उहा डेटा मतिलबु जी अगरि मूं फॉर्म ठाहियो आहे सर, पोइ मुंहिंजो फॉर्म सभु भरनि था सर, पोइ मूंखे नज़र किथे ईंदी आहे? ठीक, जब हम डेटा बनाते हैं ना, फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमने इसमें डेटा बनाया, ओके, और मैं इसमें इंडेक्स, इसको वापस इस पे आ जाता हूँ, ये मैंने फॉर्म बनाया। क्लाइंट को इस वक्त अब हमारे ऊपर है कि हम क्या डेटा दिखाना चाह रहे हैं, नहीं दिखाना चाह रहे, एज आउटपुट की सूरत में। ठीक है, मैंने इसमें डेटा लिया क्लाइंट से, और जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो मैं क्लाइंट को दिखाऊं ना दिखाऊं, एज अ डेवलपर दैट्स माय विश। ठीक है, तो ये फॉर्म बना दिया। फॉर्म बनाने के बाद जब हम सबमिट करेंगे ना, तो बेसिकली होता ये कि अब ये डेटा पीएचपी रीड करेगी। वो पीएचपी के ऊपर एज अ डेवलपर हमारे ऊपर है कि हम उसके साथ क्या करना चाह रहे हैं, यूजर को नो नो दिखाएं। सर, न मतिलबु आऊं इहो पुछण पई चाहियां त तव्हां ॾिसो ही फॉर्म भरियो आहे, सही आहे, मतिलबु ही फॉर्म मूं ठाहियो आहे ऐं ही फॉर्म तव्हां भरियो आहे, ऐं सर पोइ इहा डेटा मूंखे कीअं ख़बर पवंदी त तव्हां इहो भरियो आहे? एज अ डेवलपर बैकएंड की बात कर रहे हैं आप? जी सर, मतलब इहा फॉर्म मूंखे कीअं ख़बर, मूं वटि मटीरियल कीअं ईंदो तव्हांजो, मतिलबु त जी हेतिरा फॉर्म भरे वरितो आहे? ठीक है, ठीक। बेसिकली इस वक्त भी ये जो मैंने सिस्टम बनाया था, दिस इज अ वेरी सिंपल सेटअप। ओके, इसमें क्या किया हमने कि एक फॉर्म बनाया। ठीक है, ये पूरा इंडेक्स वाला, हाँ सॉरी ये इंडेक्स नहीं है, एक मिनट मैं इसके प्रॉपर फाइल ओपन कर दूं, इंडेक्स ये वाली। इसमें हमने एक फॉर्म बनाया है यहाँ पे, और उसमें इनपुट फील्ड्स डाली। अब यूजर को तो आउटपुट नजर आ रहा है, जब यूजर सबमिट पे क्लिक करेगा तो ये बैकएंड पे अब प्रोग्रामर या डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस फॉर्म के डेटा को रीड करने की। यही चीज जो है हमने यहाँ पे की है, ये हमने फॉर्म के डेटा को रीड किया है यूजिंग अ मेथड कॉल्ड पोस्ट। यूजर फॉर्म बनाते हैं तो उस पर हम एक फॉर्म की इंफॉर्मेशन देते हैं, जस्ट लाइक दिस, फॉर्म नेम उस फॉर्म का, एक्शन मेथड, ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्शन मींस डेवलपर ये चाहेगा कि जब यूजर क्लिक करे तो ये डेटा कहां जाए। अब ये डेवलपर के ऊपर आ जाता है, जो आप वाला क्वेश्चन है, आपको कहां मिलेगा, ये चीज आप एक्शन में आपको खुद बतानी है कि जब यूजर इस फॉर्म को सबमिट करेगा तो ये डेटा कहां जाए। वो हमने यहां बता दिया कि जब ये यूजर सबमिट करेगा डेटा फिल करके, वो biodata.php एक और मैंने वेब पेज बना दिया, इस वाले पेज के अंदर ही डेटा जाना चाहिए। ठीक, तो यहां से डेटा उठा के हमने बायोडेटा 1 वाले में ट्रांसफर कर दिया। ये यूजर को नहीं पता, डेवलपर को पता है। ठीक, और उसका मेथड किस तरह से ट्रांसफर करो ये पोस्ट के ऊपर आ जाएगा।
पोस्ट के ऊपर मेरा एक तफसीली लेक्चर अब आगे मैं अपलोड करूंगा, एक वो आ जाएगा कि व्हाट इज पोस्ट एंड गेट, दो मेथड हम यूज करते हैं। यूजुअली पोस्ट का मतलब होता है कि क्लाइंट का डेटा सर्वर के पास भेजने के लिए हम पोस्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं, एक स्टैंडर्ड है। और क्लाइंट सर्वर से डेटा वापस क्लाइंट को भेजने के लिए गेट इस्तेमाल होता है। पोस्ट, ये पूरा डेटा आपका पोस्ट कर देगा सर्वर के ऊपर, एक फाइल आपने बना के रखनी है ये वाली। तो पोस्ट मेथड के थ्रू ये सारा डेटा जो फॉर्म में यूजर ने एंटर किया था वो इस बायोडेटा 1 के पास चला जाएगा। बायोडेटा 1 क्या है? ये आपकी फाइल वाली आ गई। ठीक, अब ये अगेन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डेटा आपके पास आया है उसको आपने रीड करना है। किस तरह रीड करना है वो मेथड हमने यहाँ पे बताया। ये मेथड पहले सिंपल फॉर्म में आपको लेक्चर 7 के अंदर मिलेगा, रीडिंग HTML फॉर्म डेटा, ठीक है। और फिर थोड़ा सा उसको आगे एडवांस फॉर्म में CV क्रिएटर में आ जाएगा। और इस तरह से इसके आगे 2-3 और टास्क में अब करते जाएंगे। उन तकरीबन सबके अंदर हमने यही किया है कि मुख्तलिफ फॉर्म बनाए, फॉर्म के डेटा को रीड किया, प्रोसेस किया। एक कैलकुलेटर की एप्लीकेशन है, एक दो और इस तरह की टास्क जो हम अभी मैंने किए हैं, मैंने कहा वो आहिस्ते आहिस्ते अपलोड होते रहेंगे। थोड़ी स्पीड स्लो कर दी है अगेन अपलोडिंग की, वो क्योंकि वही आपने और कुछ और क्लासेस के बच्चों ने भी कहा सर इतने लेक्चर्स आगे कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा सारा देखने का, तो थोड़ा सा मैं स्लो अपलोड कर रहा हूँ ताकि उम्मीद है कि बच्चे टाइम के हिसाब से करें। बल्क में मैंने अगर 10 लेक्चर अपलोड कर दिए तो फिर वो कोई नहीं देखेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली एक दो लेक्चर जो है वो उस हिसाब से अपलोड करूँ, ठीक है। सो अब इस फॉर्म के अंदर जाके हमने रीड किया डेटा। अब रिमेंबर जब हमने डेटा भेजा था पोस्ट मेथड के थ्रू भेजा था। ये एक बाय डिफॉल्ट मेथड अवेलेबल है PHP के अंदर दैट सेंड्स द डेटा इन टू द सर्वर। लेकिन सर्वर पे भी कहाँ जाए, बिकॉज सर्वर पे 1000 फाइल्स हो सकती हैं। तो वो ये वाली फाइल हमने उसको बताई कि भैया ये डेटा मेरा पास यहाँ पर आना चाहिए। ठीक, जब यहाँ पे डेटा पहुंचेगा तो मैंने एक और फाइल बना दी। अब ये हमारी मर्जी है, मैं इसी फाइल के अंदर भी रीड करा सकता हूँ, दूसरी फाइल के ऊपर भी रीड करा सकता हूँ। ये डेटा जरूरी नहीं मैं यूजर को दिखाऊं, मैं एक हिडन PHP बना के फिर दोबारा रीडायरेक्ट भी कर सकता हूँ। आगे मैंने कहा बहुत सारी चीजें आती रहेंगी। रीड करने का मैकेनिज्म ये कि डॉलर इज अ वेरिएबल साइन फॉर वेरिएबल, underscore post is a default variable that has been created within PHP. This is a variable that exists within PHP. It's an array that will automatically contain all the form data that has been sent via post method to this PHP. तो जो post method के तहत आप डेटा भेजोगे वो ऑटोमेटिकली इस भाईजान के पास आ जाएगा। हमने सिर्फ इस भाई को बोलना है कि भाई तुम्हारे पास जो डेटा आया वो हमें पढ़ के बताओ नाम वाइज। ठीक, तो ये एक एरे है बाय डिफॉल्ट मौजूद है, इसको हमने सिर्फ रीड कराना है। वो डेटा जो यूजर ने एंटर किया था हमारे पास आ जाएगा। ओके, रीड कराने का मैकेनिज्म वही है, इस एरे को यूज करो, ब्रैकेट लगाओ, टेक्स्ट नेम दो। टेक्स्ट नेम क्या है? ये भी पेज मैंने बनाया हुआ था, इसमें हमने टेक्स्ट इनपुट फील्ड लिखी थी टेक्स्ट नेम के नाम से, वो टेक्स्ट नेम के नाम से हमने यहाँ पे कॉल कराई। फिर दूसरी फील्ड बनाई थी टेक्स्ट फील्ड फादर नेम के नाम से, वो चीज मैंने यहाँ पे रीड कराई। ठीक, फिर उसको मैंने वेरिएबल में सेव किया। अब मैं चाहूं ये डेटा उस फॉर्म से जो यूजर ने एंटर किया था हमने यहाँ पे रीड किया, मैं इसको वेरिएबल में सेव करूं, मैं इसको डेटाबेस में सेव करूं, मैं इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करूं, ऐड करूं, माइनस करूं, सबट्रैक्ट करूं, जो भी चीज हम करना चाहेंगे यहाँ पे करेंगे। इसी तरह पे फॉर एग्जाम्पल जब आप फेसबुक पे पोस्ट करते हैं ना कोई भी चीज, तो एक टेक्स्ट फील्ड आ जाती है। ठीक, उस टेक्स्ट फील्ड में आपने अपनी फॉर एग्जाम्पल कॉमेंट्स लिखे, जब आप उसको शेयर पे या पोस्ट पे क्लिक करते हो ना तो वो डेटा आपका ऑटोमेटिकली सर्वर पे चला जाता है। और फिर वो डायनामिकली एक एजेक्स है, एज ए साइड आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें होंगी, उसके तहत वो पहले तो डेटाबेस में सेव होता है। इसी मैकेनिज्म के तहत एक पोस्ट वेरिएबल के तहत वो डेटा रीड होता है, डेटाबेस में सेव होता है, और फिर डायनामिकली उसी वक्त रन टाइम पे पेज को रिफ्रेश किए बगैर वही डेटाबेस से रीड करके नीचे आपका डिस्प्ले भी हो जाता है। इसी तरह से आपके जो यूजर्स हैं, जो आपके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं रीड कर रहे होते हैं, तो जब डेटाबेस में सेव हो गया तो वो एक खुद ही नोटिफिकेशन जनरेट करता है, वहां से वो भी रीड करके इसी तरीके से उसके ऊपर डिस्प्ले हो रहा होता है। तो ये कुछ चीजें हम आहिस्ते आहिस्ते करेंगे, लेकिन फॉर्म को रीड करने का तरीकाकार बहुत सिंपल बेसिक, और ये दुनिया की हर वेबसाइट ये तरीके से करती है। ठीक, उसमें कोई टिपिकल चीज नहीं है। हमने सिंपली एक इनपुट फील्ड बनाते हैं, नेम देना लाजमी है। ठीक, क्योंकि इसी नेम से हम डेटा को पहचानते हैं, वो नेम यहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब होता वही है, फॉर्म का डेटा गया, फॉर्म के अंदर 4 फील्ड्स होंगी, हर फील्ड का आपने नाम देना है। रीड कराते वक्त ये चारों चीजें इस पोस्ट वेरिएबल के पास होती हैं। उस पोस्ट वेरिएबल को उन्हीं के नाम से पुकारेंगे हम, वो डेटा हमारे पास आता जाएगा। वही चीज हमने यहाँ पे की है। ठीक,
फिर इसी Sir? चीज को यस सर इहा शइ तव्हां असांखे करे ॾेखारींदा मतलब जी तव्हां ॿुधायो पिया त सर असां मतलब वो कंदासीं की मूंखे इहा शइ सम्झ में कोन पई अचे। ठीक हैव यू वॉच द लेक्चर करे वियो ठीक ये वाला लेक्चर अभी देखा है बच्चा लेक्चर 7 नो सर 7 कोन ॾिठो आहे। मैं वही कह रहा हूँ ये चीज मैंने 7 में की है यही चीज मैंने पूरी 8 में की है ठीक। तो जो फॉर्म का डेटा है वो हम रीड कराने का जो सारी बात मैं कह रहा हूँ ये पहले सिंपल टर्म्स में मैंने 7 में भी की है और फिर उसी को थोड़ा सा आगे की एडवांस फॉर्म में सीवी क्रिएटर की फॉर्म में मैंने 8 में भी की है ठीक है। और ये तफसील से मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। ट्राई टू फॉलो इट। नहीं हुआ तो मैंने कहा कि अभी आपको 2-3 लेक्चर सीक्वेंशियली और अपलोड होंगे उनके अंदर भी मैंने किया हुआ है। फिर भी नहीं हो रहा तो लेट्स डू इट वेरी क्विकली। अगर मैं आप यहाँ पे बैठे हैं थोड़ी देर तो मैं आपको दोबारा करके बता देता हूँ ठीक है। आई थिंक मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है तो अगर आप लोग चाह रहे हो कि ये चीज मैं दोबारा अभी करके बताऊं तो लेट मी जस्ट एंड द मीटिंग एंड मैं रिस्टार्ट करता हूं दोबारा ज्वाइन करते हैं और ये फिर लेक्चर में दोबारा दे देता हूं। ये रिकॉर्ड भी हो जाएगा मैं अपलोड भी कर दूंगा ठीक है। तो जो बच्चे अटेंड करना चाहिए टाइम ओवर हो गया तो इफ एनीबडी वांट्स टू गो दे आर वेलकम टू गो बट इफ यू वांट टू अटेंड और ये चीज दोबारा सुनना चाह रहे हो कि हम फॉर्म का डेटा फॉर्म बना के रीड करके उसको प्रोसेस कैसे कर रहे हैं बैकएंड पे तो मैं ये दोबारा भी लेक्चर दे रहा हूँ। अभी मैं ये क्लास एंड करके मैं दोबारा लॉग इन होता हूँ ठीक है। तो आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा और ये चीज मैं दोबारा बता देता हूँ ठीक है बच्चा। ओके सर। ओके सर। ओके बच्चा वैसे